हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में वैलेंसी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर मॉडल एंड बोर एंड बुरे जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, वो हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ा हुआ है कि जो एटम है यानी कि जो उसमें न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो एटम है उसमें फिलिंग किस हिसाब से होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या होती है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस के पास में जो शेल है या ऑर्बिट है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वहां से स्टार्ट होगी। और हर एक जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं, वो भी फिक्स्ड है। और वो हम निकालते हैं 2n² के जो फॉर्मूला है इससे। और यहाँ पर n क्या है, n जो है, जो जो नंबर ऑफ शेल होगा या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होगा, वहां पर उसकी वैल्यू पुट की जाएगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आउटर मोस्ट शेल होती है, यानी किसी भी एटम में जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, उसमें केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि जो भी उस एटम की आउटर मोस्ट शेल होगी, जैसे एक बार मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। हमारे पास में जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। और ये न्यूक्लियस इस प्रोटॉन की वजह से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इस न्यूक्लियस में जो ये पार्टिकल हैं दोनों, ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन कंबाइंड फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, इसके अलावा ये सेकंड एनर्जी लेवल हो गया, और ये थर्ड, ऐसे ही करके कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में, या फिर कह सकते हो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इस ऑर्बिट की एनर्जी से मैच करती है, इसकी वजह से इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है एक्सीलरेशन की वजह से, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल होता है ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल होता है या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है इजिली मूव करता रहेगा, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। ओके। अब जो फिलिंग होती है, मैंने बताया था कि जो अंदर वाला एनर्जी लेवल है इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n² के फॉर्मूले से हमने निकाला था फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात करें यानी इस वाले की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला है उसको भी निकालेंगे 2n² से, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही थर्ड फोर्थ वाले में कितने आ सकते हैं, फोर्थ वाले में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने निकाला था पिछली क्लास में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मैंने बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, यानी किसी भी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, यानी ये वाली शेल, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली शेल क्या कहलाती है, वैलेंस शेल, या फिर इसको बोलते हैं और आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, इसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। और ये कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए आउटर मोस्ट शेल को। ऑक्टेट रूल यानी कि 8 से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, 8। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम। तो यहां पर क्या है, अब हमें क्या देखना है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, यानी कि ब्लू वाला मान लेते हैं पॉजिटिव है और रेड वाला ये नेगेटिव है। तो अगर ये ऑपोजिट चार्ज हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो भी लाइक चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लो दोनों सेम चार्जेस हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन 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 एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा उनके बीच में। और जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उन दोनों के बीच में। जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से हम क्या हैं, अर्थ पर रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, सब चीजें अर्थ पर हैं। तो जो अर्थ के पास में है जो लोग, जैसे हम लोग अर्थ पर ही हैं, तो यहाँ पर इसकी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, और जैसे जैसे अर्थ से दूर चले जाएंगे वैसे वैसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती चली जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, सेम उसी वे में जो न्यूक्लियस है उसका है पॉजिटिव चार्ज और उसकी एक फोर्स है, उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास में, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास में है ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल या फिर बोल दो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, वो जो है ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, क्योंकि पास में है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगी ना। ओके, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे जो है इनका जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। और अगर हम इस पूरे उसकी बात करें तो सबसे कम अट्रैक्शन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का होगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनका इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि जब हम आग जलाते हैं तो आग, जैसे कि जाड़ों में, तो जो लोग आग के बिल्कुल पास में खड़े होंगे घेर कर, उनको ज्यादा गर्मी लगेगी, और जो लोग उससे दूर यानी कि दूर दूर खड़े होते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी। ऐसे ही इसमें भी वही होता है, यानी न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, और जो उसके पास वाला ऑर्बिट है यानी उसके पास वाली लाइन है, वहां पर उसके साथ में उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और जैसे जैसे उससे दूर जाने वाले जो भी ऑर्बिट्स हैं, उससे दूर है न्यूक्लियस से, वहां पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा। एक तरह से कह सकते हो कि लूजली बाउंडेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंडेड हैं। अब मैं ये चीज क्यों समझा रही हूं वो भी मैं बताऊंगी, ये काम आएगा वैलेंसी में। ठीक है, अब ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है जिनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा रूल फॉलो करने चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने चाहिए। तो किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। यानी वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी एटम की प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, रिएक्शन में, यानी केमिकल रिएक्शन में कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो इसलिए मैं समझा रही हूं कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले तो स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, इनका अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ में, इस वाले का अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस के साथ में होगा, तो इनको तो निकाल पाना कठिन होगा ना, इनको निकालने में मुश्किल पैदा होगी। और चाहिए क्या, इजी टास्क चाहिए। तो इजी टास्क क्या होगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालना। तो इसलिए क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में न्यूक्लियस की उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। जब अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनको निकालना इजी है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जिन लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, जैसे किसी को किसी राज्य में, जैसे पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि जैसे कोई राजा है उसका मंत्री है, तो जिन लोगों के साथ में राजा की अच्छी बॉन्डिंग है तो उनको तो मतलब अपने षड्यंत्र में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो अच्छी है। तो जो राजा से थोड़ा कटे कटे रहते थे उसके राज्य में, उनको अपने पक्ष में करना ज्यादा इजी है। ठीक है, उनको राज्य से बाहर निकालना, उनको अपने पक्ष में करना ज्यादा इजी है। ऐसे ही केस आता है यहाँ पर, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका न्यूक्लियस के साथ में यानी कि अंदर पॉजिटिव चार्ज के साथ में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए इनको निकालना इजी नहीं है। लेकिन जो बाहर वाले हैं
इनको निकालना इजी टास्क है, इसलिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये केमिकल एक्टिविटी में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे, यानी अब ये क्या है, वैलेंसी क्या होती है, एक तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो बाहर वाले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वैलेंसी क्या होती है, एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, यानी वो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी जुड़ने की कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की किसी और एटम के साथ में। अब वो जो किसी और एटम के साथ में अटैच होगा वो सिमिलर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, यानी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट इज देयर tendency to react and form molecules with atom of the same, यानी सेम के साथ में और डिफरेंट एलिमेंट्स की भी हो सकते हैं, to attain a fully filled outermost shell, जिससे कि वो क्या हो जाए, स्टेबिलिटी गेन कर ले। यानी मेन फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी को गेन करना। तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूज करके वो क्या गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है एटम। जैसे यहाँ पर 2 हैं तो होने क्या चाहिए, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एटम्स होते हैं जैसे कि हीलियम है और हाइड्रोजन है, वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। यानी हीलियम और हाइड्रोजन, वहां पर क्या होता है, ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी, ये तो मैंने बताया था कि ये जो एनर्जी लेवल है, एक चीज और बता देती हूँ, ये मैंने बताया था कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको के बोलते हैं, ये सेकंड है जिसको एल बोलते हैं, ये थर्ड है जिसको एम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने और चाहिए, कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एटम जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को दे देगा या इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा अगर उस एटम का ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। हीलियम और हाइड्रोजन है तो ड्यूप्लेट, और इसके अलावा बाकी जो है तो ऑक्टेट। ड्यूप्लेट माने 2। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम करके देखते हैं, यानी कि जो वैलेंसी है वो कैसे निकलती है। तो वैलेंसी कैसे निकलेगी, जैसे यहां पर देख सकते हो आप, ये पहला एलिमेंट हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना होता है, 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन का, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया, तो यहां पर अगर देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एक ही है। तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही है तो इस वाले शेल में, यानी कि के वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जो कि पहला शेल है या ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ना, शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं, ये मैंने बताया था। तो जो पहला वाला एनर्जी लेवल है, जो पहला वाला शेल है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ये फिल हो जाएगा। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि के वाले में फिल हुआ है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं, और यहां पर भी कुछ नहीं है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि के वाली शेल जो है वो क्या होगी, वैलेंस शेल हो गई हाइड्रोजन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, अब देखते हैं हीलियम के लिए। हीलियम का क्या होता है, सिंबल He। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसमें, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसके अलावा यहां पर अब हम देखेंगे, अगर हीलियम के केस में, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो हीलियम की जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पहला एनर्जी लेवल है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में हो गए, इस वाली शेल में हो गए, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, यानी 2, और ये तो है ही नहीं,
तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, जितने इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर, यानी 2। अब ये याद रखना ये सबके लिए नहीं है कि जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए उतनी वैलेंसी हो गई, ये वाली चीज सबके लिए फॉलो नहीं हो रही है। मैं बताऊंगी कहां पर तक फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। पर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि सबके लिए नहीं है? हमें देखना है कि आसानी किस चीज में है। आसानी जैसे कि मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, वो या तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी कहां से आती है, ऑक्टेट से, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और मैंने बताया था जो हाइड्रोजन है और हीलियम है वहां पर क्या फॉलो करते हैं, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 2 ही होने चाहिए, क्योंकि 8 तो उनके पास है ही नहीं, बेचारों के गरीब है, तो उनके लिए कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर जो हीलियम का केस है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है, जो हीलियम है उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो हीलियम आता है नोबल गैस में, ये आपको पता है। और ये जो है क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, स्टेबल काइंड ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि इसका डिप्लेट जो है हीलियम का, वो डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से स्टेबल हो गया। नोबल गैसेस तो पता होगी, तो नोबल गैसेस जो होती हैं कि हीलियम वगैरह, हीलियम नियोन, ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। इसके अलावा क्या है, क्योंकि इनका क्या है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन में क्या था, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ये हो गया हाइड्रोजन और ये। तो अब इस हाइड्रोजन को क्या चाहिए होगा अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ये कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा अपनी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन करता कैसे है, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे H2O है, या फिर हम ले लेते हैं, अभी सिंपल ले लेते हैं, जैसे HCl है, ठीक है। तो HCl में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जो Cl है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो जो Cl है, अभी मैं समझाऊंगी कि जो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बना देती हूं यहाँ पर, जब एग्जाम्पल लिया ही है हमने HCl का, तो जैसे Cl है और Cl का 17 है एटॉमिक नंबर, कितना है Cl का, 17, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 तो आएंगे इसमें, 2n² के फॉर्मूला से जब हम निकालते हैं तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। उसके अलावा हम किस में, नेक्स्ट वाले में बचे कितने, अभी 2 तो हमने फिल कर दिए, 15 बचे, तो 15 जब बचे उनमें से 8 इसमें आ जाएंगे, सेकंड वाले में 8 ही आ सकते हैं, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 10 हो गए कंप्लीट, कितने बचे, 7 बचे। अब लास्ट वाला यानी कि ये वाला जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करा देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया किसका, क्लोरीन का, 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम इसकी वैलेंस शेल देखें, यानी कि आउटर मोस्ट शेल देखें, तो ये है इसकी वैलेंस शेल, ठीक है। और ये हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कौन सी होगी, ये वाली, ये तो न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन का, और ये होगी इसकी वैलेंस शेल। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को। और जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करके ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो मैंने बताया था स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो जो Cl है, अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को खोएगा, लूज थोड़ी ना करेगा ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसके लिए इजी टास्क क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, इसके लिए इजी टास्क होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो या तो एक्सेप्ट कर ले या शेयरिंग कर ले। तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस
Cl का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलकर के क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से HCl फॉर्म होता है। यानी HCl जो है स्टेबल जो है स्टेबिलिटी में फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। यानी ये इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये भी इसके में काउंट हो जाएगा, और ये जब शेयरिंग कर रहा है तो ये वाला इसके में काउंट हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इनकी शेयरिंग की वजह से। ठीक है, तो ये गेन क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो मेन फैक्टर क्या है, इनको स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें यहाँ पर, तो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इसकी वैलेंसी भी एक हो गई हाइड्रोजन की, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए इजी टास्क क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ, इसकी वैलेंसी यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई क्लोरीन की, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि 1-1 की शेयरिंग कर लेंगे ये दोनों, तो अपना ऑक्टेट यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं लिथियम के केस में। तो लिथियम के केस में यहां पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं लिथियम का, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के केस में, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसका सिंबल होता है Li, 3 होता है एटॉमिक नंबर, 3 ही होते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3। तो अब देखो इसका हम बनाते हैं क्या, यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एनर्जी शेल, ये हो गया एनर्जी शेल। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो आ गए सबसे पहले वाले में, और जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो आ गया बाद वाले में। तो अब ये क्या हो गया, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो लिथियम है अब ये क्या कर सकता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी होगा। ऑक्टेट तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी होगा कंपैरिजन को कि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के। वो इसके लिए डिफिकल्ट टास्क होगा, नहीं कर पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, खो देना। तो इसी वजह से क्या होता है, इसकी वैलेंसी यहां पर अगर हम देखें, यानी ये तो थी K शेल और ये थी L, सेकेंड वाली L होगी ना, मैंने बताया था पहली क्लास में। तो सेकेंड वाली होगी L। तो यहां पर K में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और L में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर नहीं है। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखना है, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं आगे, यानी कि आगे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। अब एक चीज याद रखना, मैंने लिथियम में शायद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 लिखवाए थे, तो वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 होते हैं। ठीक है, तो वो चेंज कर लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं लिथियम में 4 होते हैं, 3 नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बेरिलियम को देखते हैं। बेरिलियम में क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने फिल कर दिया है पहले ही। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 4, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 4 होते हैं इसमें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 4 ही होते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो पहला वाला जो K है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 और 2 बाहर वाली में आ गए। जो बाहर वाली शेल है यानी कि जो L है यहाँ पर, ये हो गया K में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और L में भी 2 आ गए। तो L वाली ये क्या होगी, वैलेंस शेल हो गई। तो यहाँ पर बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है आउटर मोस्ट इसके लिए। ऐसे ही बोरोन की देखते हैं, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड वाली में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बोरोन की, 1 2 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखते हैं कार्बन। अब कार्बन में यानी कि इस वाले में ही, L वाले में अभी 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो कार्बन के कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हमने अंदर वाली में फिल करा दिए और 4 बाहर वाली में फिल करा दिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या दे सकता है अपना कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये लेता है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए लेना ज्यादा इजी हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना उसमें, कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है।
तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, किसकी, कार्बन की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, L वाली है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। तो 2 तो अंदर वाले में आ गए, बचे कितने, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो नाइट्रोजन को, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। यानी इस तरह के जो भी एटम आ जाएंगे उनमें से क्या करेंगे, ऑक्टेट यानी 8 में से माइनस कर देंगे जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें माइनस कर देंगे। तो 8 में से जब 5 माइनस करेंगे 8 में से 5, तो आ जाएगा 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन की, 3 हो जाएगी। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, वो भी आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में। अभी यहाँ तक 9 तक आप ये समझिए कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इस तरह से याद रखिए कि उनकी वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले कुछ एलिमेंट्स में और बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद भी करके देखना, ठीक है, कुछ मैं करा देती हूँ अभी। अब यहां पर देख लेते हैं हम कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो सल्फर की ये सब मैंने फिल की हुई है वैल्यू, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सल्फर में 16 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए एटॉमिक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया न्यूक्लियस, इसके बाद में फर्स्ट शेल हो गई, देन सेकेंड शेल हो गई, देन थर्ड शेल हो गई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो शेल है या फिर ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सल्फर के। बाकी कितने बचे, जब 2 चले गए 14 बचे। अब 8 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 हो गए। अभी भी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस वाले में हमने कर दिए 6। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये वाली शेल क्या हो गई, वैलेंस शेल हो गई इसकी। किसके लिए, सल्फर के लिए। पहली वाली क्या थी, K, दूसरी वाली L और ये वाली M। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली क्या होगी, वैलेंस शेल हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसकी वैलेंसी 6 हो गई, नहीं, मैंने बताया था कि 4 से ज्यादा वाले जो आ जाएंगे वहां पर आप क्या करोगे, 8 में से, यानी 4 से ज्यादा जिसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वहां पर आप 8 में से उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन घटा दोगे, यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, तो ये घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। इसलिए सल्फर की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई यहां पर। ऐसे ही नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने हैं, 17 है। और अगर हम फिल करें तो 2 यहां आ गए, 8 यहां आ गए, बचे कितने, 7 बचे, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, यानी M शेल में, तो ये हो गया 7। और जब हम इस 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, क्लोरीन की 1, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ऐसे ही देखते हैं आर्गन में। आर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 यहां पर फिल हो गए, 8 यहां पर फिल हो गए, यानी कि 10, बचे कितने, 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिया यहां पर, यानी आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में ऑर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये वाला क्या हो गया, एलिमेंट स्टेबल हो गया, यानी ये जो है, यानी आर्गन भी क्या है, नोबल गैस है, तो नोबल गैस यानी स्टेबल हो गया ये, क्योंकि यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 8 में से 8 गया तो 0 आएगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, यानी आर्गन की। आई होप जो भी वैलेंसी हमने निकाली है, कैसे निकालनी है आप लोग निकाल लोगे, घर से इसको करके देखना है एक बार, जो भी आपकी एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है वो आपको करके देखना है कि कैसे निकालनी है वैलेंसी। आई होप क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।